हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट नंबर 7। हाँ आदित्य आ गई। एडजस्टमेंट नंबर 7 adjustment of slow moving oblique non moving oblique abnormal items। एडजस्टमेंट ऑफ स्लो मूविंग आइटम या नॉन मूविंग आइटम या एबनॉर्मल आइटम्स, ये होते क्या हैं और इनके होने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिएगा, ये मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है। इस फैक्ट्री में ये जो एरिया है, यहां कुछ गुड्स पड़ा हुआ है, लेकिन ये गुड्स जो है ना, ये बेसिकली नॉन मूविंग आइटम है। नॉन मूविंग का मतलब या स्लो मूविंग का मतलब होता है, या एबनॉर्मल आइटम का मतलब होता है हैविंग अ पुअर सेलिंग लाइन ड्यू टू द डिमांड इन मार्केट। बात को फिर सुनना, कोई क्वेरी नहीं, 5 मिनट आप केवल और केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखो क्या होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, जैसे मोबाइल हैं। आप जानते हो मोबाइल्स की टेक्नोलॉजी में आए दिन चेंजेस होते रहते हैं, और इमीडिएटली एक मोबाइल जैसे ही लॉन्च होता है, तुरंत उसका एक अपडेटेड वर्जन आने को तैयार होता है। फिर एक मोबाइल आया, फिर दोबारा से एक नया अपडेटेड वर्जन आ गया। कोई एम सीरीज निकाल देता है सैमसंग, कभी एन सीरीज निकाल देते हैं, कभी ई सीरीज निकाल देते हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसे आइटम्स जो कि बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि उनमें कुछ पुराना माल ऐसा बचा रह जाता है जो अभी तक बिक नहीं पाया, और नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। ऐसे गुड्स स्लो मूविंग या नॉन मूविंग गुड्स कहलाते हैं। यानी मैं एक तरह से इसको ऐसे बोलूं कि इनकी सेलिंग प्राइस गिरने लग जाती है। क्यों गिरने लग जाती है? क्योंकि मार्केट में इनसे अच्छे फीचर का एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया, तो इस प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लग जाएगी। डिमांड कम होने लगेगी तो ये आइटम स्लो मूविंग या नॉन मूविंग आइटम बन जाते हैं। या फिर एबनॉर्मल आइटम्स भी इन्हें बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब कंपनी के सामने एक समस्या आ गई। कंपनी के सामने एक समस्या आ गई कि इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मार्केट में नए फीचर का प्रोडक्ट आ गया, पुराना स्टॉक निकला नहीं। तो कई बार कंपनियां इनकी सेलिंग प्राइस को बहुत डाउन कर देती हैं ताकि ये माल यहां से बिक जाए। बहुत सारी जगह देखोगे आप, बहुत सारी चीजें देखोगे जहां पर टेक्नोलॉजी की वजह से ये चेंज आता है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है
कि कंपनी के पास दो तरह के गुड्स हो गए, एक गुड्स यहां पड़े हुए हैं, इनको मैं बोल रहा हूं नॉन मूविंग आइटम्स, और ये हैं रेगुलर आइटम्स। या अगर मैं नहीं, और भी बहुत होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया है। मार्केट में अपने को इलेक्ट्रॉनिक आइटम का पता है, कई तरह के रॉ मटेरियल होते हैं जो तुरंत सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, नए मार्केट में मटेरियल आ गए ताकि कॉस्ट कम लगे तो इमीडिएटली मार्केट से मटेरियल आउट हो जाते हैं। इनको तो मैं नाम देता हूं एबनॉर्मल आइटम्स, और इनको बोला जाता है नॉर्मल। तो चलिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। मेरी फैक्ट्री में अब दो तरह के गुड्स हैं, नॉन मूविंग और मूविंग। अब प्रॉब्लम क्या है वो सुनना मेरी बात को। ये नॉन मूविंग आइटम बेसिकली वो आइटम्स होते हैं जो बिलो कॉस्ट भी बेचने पड़ जा सकते हैं, बिलो कॉस्ट सेल। भाई प्रॉब्लम ये है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, मूव हो नहीं रहा है ये माल, अननेसेसरी जगह इसने रोकी हुई है। भैया कोशिश करो इसे जल्दी से जल्दी निकालो। अब अगर इसे जल्दी से जल्दी निकालोगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपको इनको बिलो कॉस्ट भी बेचना पड़ जा रहा है। क्यों बेचना पड़ रहा है? क्योंकि स्टॉक क्लियरेंस करना है। भैया माल हटाओगे नहीं तो नया माल कहां रखोगे? तो कई बार कंपनियों को क्या करना पड़ता है, इन नॉन मूविंग आइटम्स को बिलो कॉस्ट भी बेचना पड़ता है। बिलो कॉस्ट का मतलब हो गया लॉस पर बेचना। और ये जो नॉर्मल आइटम है ये तो आपके किस पर बेचे जाते हैं? ऑन प्रॉफिट। सर एक बार ये बिलो का थोड़ा पॉइंट रिपीट कर दूंगी टेक्निकल। मैं ये बोल रहा हूं बिलो कॉस्ट का मतलब हो गया लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। देखो क्या हो रहा है, मेरी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट वो है जो मुझे प्रॉफिट कमा कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे गोडाउन में नॉन मूविंग आइटम भी पड़े हुए हैं। अब अगर मैं नॉन मूविंग को बाहर करूंगा तभी स्पेस क्रिएट होगी ताकि मैं अपने नॉर्मल या प्रॉफिट मेकिंग गुड्स को यहां पर स्टोर कर सकूं। ये प्रोडक्ट वो हैं जो बिक ही नहीं रहे मार्केट में, इसीलिए इन्हें नॉन मूविंग या स्लो मूविंग आइटम बोला जा रहा है, या बहुत थोड़ी थोड़ी डिमांड आती है इनकी। तो कई बार मुझे क्या करना पड़ता है, इन गुड्स को मुझे बिलो कॉस्ट भी बेचना पड़ता है। बिलो कॉस्ट का मतलब हो गया एट लॉस। और क्यों बेचना पड़ रहा है उसका रीजन समझो। अगर ये नहीं बेचूंगा ना तो गोडाउन में इसने भी जगह घेर रखी है, तो नया माल कहां रखूंगा? ये वैसे ही नहीं बिकता, पता नहीं इसकी डिमांड कब आएगी। तो भैया जितनी आ रही है, जिस प्राइस पर आ रही है बेचो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति में, मेरी लाइन को अब ध्यान से सुनना, ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो तरह की सेल्स हो गई, एक प्रॉफिट मेकिंग सेल्स और एक लॉस मेकिंग सेल्स। बोलो एग्री हो मेरी बात पर? जो आपके रेगुलर आइटम है वो तो प्रॉफिट पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन जो लॉस मेकिंग आइटम है, यानी जो नॉन मूविंग आइटम है, उन्हें बिलो कॉस्ट बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब उनको नुकसान पर बेचा जा रहा है। बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको दोनों की सेल्स को ट्रेडिंग में या मेमोरेंडम ट्रेडिंग में अलग अलग लिखना चाहिए? यस सर, क्योंकि एक लिखना लॉस चाहिए और सर। प्रॉफिट है। वापस सुनना, अभी आंसर कम जनों ने दिया है।
मेरी बात अभी शायद सबको प्रॉपरली समझ नहीं आई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है। दिख रहा है आपको? दो पेन दिख रहे हैं मेरे हाथ में, ग्रीन कलर Yes, sir. और पिंक कलर। ये जो पिंक कलर है ना, ये नॉन मूविंग आइटम है, और ये ग्रीन कलर वो है जो मेरा नॉर्मल आइटम है, जिस पर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। अब सोचो, अगर मैं इन दोनों को जोड़कर सेल्स दिखाऊंगा तो इसका मतलब ये हो गया ना, मैंने इस पर भी जीपी कमा लिया और इस पर भी जीपी कमा लिया। हाँ. जबकि प्रैक्टिकली क्या हुआ है, जीपी केवल ग्रीन पर कमाया गया है, और ये जो पिंक कलर का पेन है इस पर तो मुझे लॉस हुआ है। Loss. तो अगर आप इन दोनों को कंबाइंड करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना दोगे तो एक समस्या हो जाएगी, एक का प्रॉफिट लॉस दूसरे ज्यादा आ जाएगा. प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा, एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा? Yes, sir. इसको मैं और क्लियर करता हूं। इसको मैंने 10 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा और इसको मैंने 2 रुपए के लॉस पर बेचा। अगर दोनों को कंबाइंड कर दूंगा तो बताओ क्या होगा? प्रॉफिट सर वो कितना 2 आया? रुपए का लॉस इस पे 0 हो जाएगा. 8 रुपए। जीरो कैसे हो गया भाई? 10 का प्रॉफिट और 2 का लॉस। अच्छा 10 का बेच रहे हैं. हाँ. 10 का बेच नहीं रहा हूं, 10 के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं। सेलिंग प्राइस नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस ग्रीन कलर के पेन को बेचने पर 10 का प्रॉफिट हो रहा है और इसके Yes, sir. बेचने पर 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूंगा तो 8 ही रुपए तो हुआ ना मेरा। 8 रुपए का प्रॉफिट. लेकिन लॉजिकली गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों प्रोडक्ट को अलग अलग बुक करना चाहिए, ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कौन सा नॉर्मल गुड्स की सेल है और कौन से एबनॉर्मल। एबनॉर्मल. और उसका रीजन भी है। आपको पता है, जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाते हो तो उसमें जीपी रेट लगाते हो, सेल्स के ऊपर लगाते हो। Yes, sir. अब अगर आपने दोनों की सेल को अलग अलग नहीं किया तो जानते हो आप क्या करोगे? आप इस पर भी जीपी रेट अप्लाई कर दोगे, इस ऑरेंज वाले पर भी, पिंक वाले पर भी जीपी रेट अप्लाई कर दोगे, जबकि रियली में तो इसे लॉस पर बेचा गया है। बोलो, क्या अब मेरी बात थोड़ी और समझ आई? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं सिर्फ एक लाइन में अगर आपसे बात करूं तो मैं ये बोलूंगा, जब भी मेरे पास स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम्स होंगे और अगर उन आइटम्स को बिलो कॉस्ट बेचा जा रहा है तो मुझे उनका सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा। मुझे नॉर्मल गुड्स का अलग कॉलम बनाना पड़ेगा और एबनॉर्मल गुड्स का अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। और उसका रीजन ये है कि जीपी रेट कैन ओनली बी एप्लीकेबल ऑन नॉर्मल गुड्स। जीपी रेट कभी भी एबनॉर्मल आइटम्स पर नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल आइटम माना ही उन आइटम को गया है जिन्हें बिलो कॉस्ट बेचा जा रहा है, तो इस पर जीपी रेट अप्लाई नहीं हो सकती है। सर हम एबनॉर्मल पे प्रॉफिट तो कमा ही नहीं सकते, इसलिए जीपी रेट उस पर लगा ही नहीं रहे. लगाएंगे नहीं तो हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि हाँ. नॉर्मल की सेल और एबनॉर्मल की सेल क्या है। ठीक है सर. ठीक है, चलिए अब इस बात को पहले थोड़ा सा लिखते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। लिखो पहला पॉइंट डाल के, पहले बार any goods having poor selling line having poor selling line, that is goods which are sold below cost. Whenever any goods having poor selling line, that is goods which are sold below cost, comma, such goods are
known as abnormal items. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई ऐसा गुड्स नजर आ जाए जो पुअर सेलिंग लाइन का है, यानी जो आपको बोल दे वो स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है, एबनॉर्मल है, पुअर सेलिंग लाइन है, तो उन सभी आइटम्स को हम एबनॉर्मल आइटम्स मानते हैं। सेल ऑफ abnormal items must be shown separately सर अगर हम दोनों की सेल्स को कंबाइन कर देंगे तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट गलत भी हो जाएगा, इसलिए भी नहीं करते ना शो। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है, जीपी रेट भी तो गलत हो जाएगी, हमारा जीपी गलत हो जाएगा सारा, अगर हमने एबनॉर्मल आइटम को नॉर्मल आइटम के साथ जोड़ दिया तो सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स मस्ट बी शोन सेपरेटली इन ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग, as the case may be. As the case may be. ये दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये एबनॉर्मल आइटम सेल होगा तो सेपरेट करना है, अदरवाइज सेपरेट करने की जरूरत नहीं है मुझे। आप समझ रहे हो क्यों नहीं है? मेरी बात को सुनना, मैंने आपको एक चीज पहले भी बता दी, जब माल मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है और आग लगती है तो मैं स्टॉक का वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक के रूप में जब करता हूं तो वो मुझे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही चाहिए। क्या ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं? Yes, भले ही उसकी कीमत बढ़ गई हो, भले ही उसकी कीमत कम हो गई हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप समझ रहे हो? जब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं जो मेरे गोडाउन में पड़ा है तो वो तो कॉस्ट पे ही रहेगा। प्रॉब्लम तब आना चालू हो जाएगी जब वो माल एक्चुअल में बिक जाएगा। जैसे ही वो बिका और चूंकि वो एबनॉर्मल आइटम था, यानी उसको मैंने लॉस पर बेचा, तो अगर मैंने उसे प्रीवियस ईयर में बेचा तो ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट बनाना पड़ेगा, और अगर मैंने उसे आग लगने वाले ईयर में बेचा तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में मुझे उसे सेपरेट दिखाना पड़ेगा। हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, मैं फिर तो सर बोल रहा हूं, सेल नहीं हो रहा तो वो क्लोजिंग स्टॉक का तो पार्ट हो गई होगा। हाँ, उस समय मुझे नॉर्मल एबनॉर्मल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर तो चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करता हूं मैं हर बार। ये चीज तो मैंने आपको बताई दी अंडर वैल्यूशन और ओवर वैल्यूशन के टाइम पर। यस भाई सर। अंडर वैल्यूशन का मतलब ही ये हो गया ना कि वो एबनॉर्मल आइटम है, तभी मैंने उसे कम पर वैल्यू किया होगा। लेकिन मेरी बात को सुनो, ये पॉइंट आप भूलोगे तो हर बार क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, और अगर ये सेकंड पॉइंट याद रहा तो ये एडजस्टमेंट कभी गलत नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूं, जब वो बिकेगा तब नॉर्मल एबनॉर्मल होता है। मेरे गोडाउन में अगर कोई माल पड़ा है तो वो तो मेरी कॉस्ट पर ही पड़ा है भाई। एबनॉर्मल इसलिए बोला जा यस रहा है सर। क्योंकि बिकते समय उसने मुझे लॉस दे दिया। जब तक वो बिका नहीं तब तक क्या लॉस मान लोगे क्या आप? नो सर। लॉस कब होते हैं या प्रॉफिट कब होते हैं? सेल। जब वो सेल हो जाए। तो इसलिए मेरे इस रूल नंबर 2 को आप हाईलाइट कर लो, डिफरेंट कलर के पेन का यूज करो, हाइलाइटर अपने पास रखो। सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम को सेपरेटली दिखाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, एज द केस में बी। एज द केस में बी का मतलब है, अगर कोई भी एबनॉर्मल आइटम मैंने प्रीवियस ईयर में बेचा है तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल अलग दिखाना पड़ेगा, एबनॉर्मल अलग दिखाना पड़ेगा। रीजन ये है
क्योंकि जीपी केवल नॉर्मल गुड्स पर निकल सकता है। अगर मैंने उस एबनॉर्मल आइटम को करंट ईयर में बेचा है, आग लगने वाले ईयर में बेचा है, तो जब मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाऊंगा तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में दो कॉलम बनेंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल। आओ मैं और थोड़ा सा इस बात को अच्छे से लिखता हूं। लिखो, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्लिक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इन कॉलमनार फॉर्म फॉर्म for the period in which such abnormal items are sold। अब मैं आपको अकाउंट बना के बता रहा हूं कैसे बनाओगे कॉलमनार फॉर्म में, लेकिन आज गीता की कसम खा लो, ये कॉलमनार फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में उसी पीरियड में बनाना, नॉर्मल और एबनॉर्मल का, जिस ईयर में आपको उसकी सेल की इंफॉर्मेशन दी हुई है। जब तक वो सेल नहीं होगा तब तक कुछ एबनॉर्मल नहीं होता। एबनॉर्मल उसे इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि अब वो बिक गया है लॉस पर। मैं कितना ही चिल्लाता रहूं, ओ माय गॉड मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ माल एबनॉर्मल हो गया, मुझे नुकसान हो जाएगा, मैं माथा पीटूं, मैं रोऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक वो लॉस हुआ नहीं है। एबनॉर्मल नॉर्मल अलग नहीं होगा, केवल मेरे प्रिसेप्शन से अकाउंटिंग नहीं होती है। ये अकाउंटिंग वैसे भी मैं बुक से बाहर कर रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी वालों को कोई मतलब नहीं है नॉर्मल एबनॉर्मल, उन्हें तभी मतलब है नॉर्मल एबनॉर्मल जब कोई माल बिक गया और उस पर जीपी नहीं था। अब इंश्योरेंस कंपनी पक्का पक्का बोलेगी, भैया जब प्रॉफिट कमाया ही नहीं तो जीपी निकाल कैसे रहे हो उस पर। तब मुझे अपने ट्रेडिंग अकाउंट को या मेमोरेंडम ट्रेडिंग को कॉलमनार फॉर्म में लेना पड़ेगा। कैसे लूंगा देखिएगा, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं। मान लीजिए मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना रहा हूं, फ्रॉम से लेकर यहां तक। अब देखिएगा, पर्टिकुलर्स
नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, और टोटल। नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग अलग कर दूंगा। टू ओपनिंग स्टॉक, ये नॉर्मल का है, ये एबनॉर्मल का है, ये टोटल है। क्यों अलग किया जानते हो इस ओपनिंग स्टॉक को मैंने? क्योंकि इस साल इसमें से कुछ माल बिका होगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, गड़बड़ मत करना। नॉर्मल एबनॉर्मल का बाइफिकेशन उसी समय पर करना है जब आपको उसकी सेल की इंफॉर्मेशन दी गई है। आ जाइए, उसके बाद टू परचेजेस, मैं कभी भी एबनॉर्मल आइटम खरीद के नहीं लाऊंगा। ठीक है, मैं कोई ऐसा मटेरियल खरीदने नहीं जाऊंगा जो मुझे पता है कि एबनॉर्मल होने वाला है, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ स्टॉक एबनॉर्मल हो सकता है, इसलिए मैंने उसको ओपनिंग स्टॉक में ले लिया। जो भी मैंने वेजेस पे की वो आ जाएगी। बाय सेल्स, मैंने जितना नॉर्मल माल बेचा, जितना एबनॉर्मल बेचा, और ये मेरा टोटल है। अगर एबनॉर्मल बेचा तो लॉस हुआ होगा, यहां दिखा दूंगा बाय लॉस ऑन सेल, एबनॉर्मल के कॉलम में और यहां पर। जब माल बेचा होगा तो नुकसान हुआ है, इसीलिए वो एबनॉर्मल बना, तो इमीडिएटली उसके नुकसान को मैं रिकॉग्नाइज कर दूंगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट केवल नॉर्मल पर कमाया जाएगा, यानी नॉर्मल इंटू जीपी रेट। इसलिए मुझे अलग करना पड़ा, जानते हो, जब मुझे जीपी निकालना है, और सोच के देखो, अगर मैं नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग अलग नहीं करता तो आप इस टोटल पर जीपी लगा देते। समझ रहे हो आप? टोटल पर जीपी लगा देते, जो गलत हो जाता, क्योंकि जीपी केवल मैंने नॉर्मल पर कमाया। तो अगर मैंने कॉलम अलग अलग बनाए तो मैं आसानी से अपना जीपी निकाल सकता हूं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। लीजिएगा, अब समस्या आती है कई बार एक एबनॉर्मल पर। एबनॉर्मल पर क्या पॉइंट आता है, कई बार आपको क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि एबनॉर्मल आइटम का क्लेम पर्पस से आपने जो वैल्यूएशन किया है वो 80% ऑफ कॉस्ट लिया है। देखो क्या होता है, कई बार इंश्योरेंस कंपनियां जो है ना, वो एबनॉर्मल आइटम के लिए कुछ अलग क्लॉज रखती हैं, वो क्वेश्चन बताएगा। आप समझ रहे हो, मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर क्लेम के लिए निकालते समय जब आपने पॉलिसी ली है और वहां पर आपने इस क्लॉज को डिफाइन कर दिया, तो फिर मुझे एबनॉर्मल का क्लेम उसी वैल्यू पर मिलेगा। यानी आ जाओ, हाउ टू कैलकुलेट
लॉस ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स, जो मैंने ऊपर से उठा ली, प्लस वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इफ परसेंटेज ऑफ वैल्यू is given, और नहीं गिवन है तो मैं कॉस्ट ही ले लूंगा जैसा मैं लेता हूं। मेरी बात फिर से सुन लेना, क्वेश्चन बताएगा कि क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने ये माना है कि भैया ये इस तरह का गुड्स है जिसकी अब कॉस्ट की रिकवरी तो कभी हो ही नहीं सकती। इंश्योरेंस कंपनी ने भी मान लिया और हमने भी मान लिया, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसका कॉस्ट का क्लेम नहीं देती है। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अगर आप इस आइटम का भी इंश्योरेंस करवा रहे हो तो अब आपको इसका 80% ही मिलेगा, ये क्लेम में कवर नहीं होता। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप कई बार जब अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस करवाते हो ना, तो उसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। आपने मान लो अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया, तो कार के इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपका हर एक आइटम 100% इंश्योर हो गया। कई आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए प्री स्पेसिफिकेशन होता है कि भैया ये जो आपके कांच वाले आइटम हैं ये 100% कवर नहीं होंगे, हम इसका 50% ही क्लेम लेते हैं। ये सब कुछ पॉलिसी के टाइम पर डिसाइड होता है। अगर आपने कभी पॉलिसीज ली हो, सुना हो, तो ये चीज जरूर देखी होगी कि आपके जब व्हीकल्स का आप इंश्योरेंस करवाते हो तो हर आइटम का सेम वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं मिलता आपका। कुछ आइटम्स इवन ऐसे भी होते हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस में कवर ही नहीं करती है। बोले अगर इसका कुछ नुकसान हुआ, जैसे मान लो कोई प्लास्टिक का आइटम है, बोले अगर ये टूट गया तो इसका कोई क्लेम आपको नहीं मिलेगा। ये सब प्री एग्रीमेंट में डिसाइड होता है। तो जितना एबनॉर्मल गुड्स होगा वो ले लूंगा, इसमें से लेस कर दोगे फिर क्लेम अमाउंट तो नॉर्मल निकल जाएगा। ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 7 है, जो कि बेसिकली आपका पुअर सेलिंग लाइन या स्लो मूविंग आइटम्स को लेकर है। बस एक ही बात याद रखनी है स्लो मूविंग आइटम के रेस्पेक्ट में या एबनॉर्मल आइटम के रेस्पेक्ट में, कि जब जब ये एबनॉर्मल आइटम बिकेगा, जब जब ये एबनॉर्मल आइटम बिकेगा, तब तब आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल की सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर वो बिक नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई सेपरेशन नहीं करूंगा और अपना जिस तरह से आप ट्रेडिंग या मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाते हो वो बनाते रहोगे। अब आप कोई डाउट है तो पूछिए। प्रैक्टिकली जब आप इसको करोगे, 4-5 क्वेश्चन जब हम इसके करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केवल आपको रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात याद रखनी है, ये अकाउंट में थोड़ी ना आएगा ट्रेडिंग। क्यों नहीं आएगा ट्रेडिंग में? मैंने क्या लिखा देखो, फिर आप वही बात कर रहे हो। मैंने लिखा कोई से में भी आ सकता है ना। हाँ तो मैंने यही तो लिखा है, इन ट्रेडिंग और मेमोरेंडम ट्रेडिंग एज द केस में भी। मैंने एग्जांपल में फॉर्मेट मेमोरेंडम ट्रेडिंग का, वरना मेमोरेंडम हटा दूंगा तो यही फॉर्मेट ट्रेडिंग का हो गया। बस ये ध्यान रखो, जब बिकेगा उस वाले अकाउंट में ये नॉर्मल एबनॉर्मल बनेंगे। अगर वो पास्ट ईयर में बिका यानी प्रीवियस ईयर में बिका है, तो आप जब प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो नॉर्मल एबनॉर्मल अलग अलग बनेंगे। अगर वो करंट ईयर यानी जिस ईयर में आपकी आग लगी है, अगर उस ईयर में बिका है
तो उस ईयर में आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल अलग अलग बनाने पड़ेंगे। और बताइए। हाँ जी बोलो। सर ये वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स वाला परसेंटेज वाला कौन सा? सर नीचे कर दो इसको एक बार थोड़ा सा। हाँ जी ये लो। हाँ बस। सर एक बार परसेंटेज वाला एक बार फिर से समझा दोगे क्या? परसेंटेज का मैंने बोला ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंश्योरेंस कंपनी के पर्पस से हमने ये माना है कि एबनॉर्मल गुड्स को 80% के क्लेम पर ही लेना है, या 70% पर लेना है, या 100% पर लेना है, ये क्वेश्चन बताएगा। नॉर्मल गुड्स की तो पूरी वैल्यू लूंगा, लेकिन अगर एबनॉर्मल गुड्स के लिए क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यूशन 80% पर करना है, तो फिर मुझे उसका 80% ही लेना पड़ेगा क्लेम पर्पस के लिए। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री किया है कि इसका 80% से ज्यादा क्लेम हम देंगे ही नहीं। वो जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको ऑटोमेटिकली वापस बता दूंगा, क्योंकि अभी जब तक डेटा नहीं आएगा ना फॉर्मेट में, आपको उतना एक्सप्लेनेशन नहीं आता। हाँ बोलो। और सर वो फाइटिंग एक्सपेंस का इसमें भी आ सकता है क्या? वो तो बिल्कुल आएगा। वो तो मैंने क्या कहा, फायर फाइटिंग तो हर बार जुड़ती है, तो मैंने केवल स्टॉक का लॉस निकाला है ना। अगर इसमें प्लस कर दूंगा फायर फाइटिंग तो टोटल लॉस आ जाएगा आपका। जिस क्वेश्चन में फायर फाइटिंग होंगे वो बिल्कुल, अगर वो इंश्योर्ड हैं तो वो आएंगे। फायर फाइटिंग हमेशा इसके साथ में चलेगा। और बोलो। बस सर। आइएगा, अब अपन चलते हैं अपनी शीट पर और कोई क्वेश्चन लेते हैं अपन। आइएगा, हमारे पास क्वेश्चन है जून 18 का, स्कैनर का, सॉरी जून 19, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप निकालेंगे जून 2019। यस सर। चलिए सुनना बिल्कुल ध्यान से, धीरे धीरे आराम से करना। On 31 January 19, the premises of a company were destroyed by fire and the records of the company revealed the following particulars. स्टॉक 1 अप्रैल दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा जो ईयर है वो अप्रैल से मार्च चल रहा है। करंट ईयर हमारा बनेगा 1 अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2019, क्योंकि आग लगी है 31 जनवरी 19 को। और प्रीवियस ईयर हमारा प्रीवियस ईयर बना 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 18 का। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक दे रखा है, परचेजेस सेल्स, परचेजेस सेल्स। आ जाओ, इसने क्या बोला है, जब आप 31 मार्च 18 का स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे थे तो आपने पुअर सेलिंग लाइन के होने की वजह से एक गुड्स में 45,900 को राइट ऑफ कर दिया था। आपने ये माना था कि ये प्रोडक्ट पुअर सेलिंग लाइन का हो गया है, और आपने स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय उसमें से 45,900 माइनस कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 137,700। यानी क्या हुआ होगा वो समझना। जब आपने 31 मार्च 18 का क्लोजिंग स्टॉक निकाला होगा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय एक गुड्स था 1,37,700 का,
लेकिन आपने उसमें से 45,900 माइनस किया और बाकी का ही स्टॉक अपने पास वैल्यूएशन में लिया है काम में। आओ, अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन अक्टूबर 18। जल्दी से बताओ, अक्टूबर 18 करंट ईयर में आएगा या प्रीवियस ईयर में आएगा? प्रीवियस से करंट। धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं रिद्धि। करंट ईयर के प्रीवियस ईयर अक्टूबर 18, क्लियरली देखो, इसीलिए मैं आपको लिखवाता था ये डेट। अक्टूबर 18 आया मेरा करंट ईयर में, यानी जिस गुड्स को मैंने पुअर सेलिंग लाइन माना था, मैंने उसमें से कुछ माल मैंने अक्टूबर 18 में बेच दिया। बताओ, प्रीवियस ईयर में नॉर्मल एबनॉर्मल बनेगा या करंट ईयर में नॉर्मल एबनॉर्मल बनेगा? करंट ईयर मेमोरेंडम। अभी जने सोचो, मैंने आपको क्या लिखवाया वो रूल पढ़ो और सुनो। जब भी आप कॉलमनार फॉर्म बनाओगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल, वो तब बनना है जब एबनॉर्मल आइटम बिकेगा। एबनॉर्मल आइटम डिक्लेयर कभी भी हुआ हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना इस बात से है कि वो एबनॉर्मल या जो पुअर सेलिंग लाइन वाला आइटम है वो बिका कब है। करंट, वापस आ जाओ इस क्वेश्चन पर, लाइन को फिर सुनना। जब मैं 31 मार्च 18 यानी प्रीवियस ईयर का स्टॉक वैल्यूएशन कर रहा था, तो ही मुझे पता लग गया था कि एक प्रोडक्ट पुअर सेलिंग लाइन का है, बिल्कुल पता लग गया था। और मैंने तो उसको अकाउंट भी कर दिया और मैंने उस गुड्स के रेस्पेक्ट में लॉस बुक कर दिया 45,900 का, कर ही दिया मैंने। तो रिटर्न ऑफ करने का मतलब है लॉस बुक कर देना। लेकिन एक्चुअली में उसमें से गुड्स जो बिका है वो बिका अक्टूबर 18 में। अगर अक्टूबर 18 में बिका तो इसका मतलब वो करंट ईयर में बिका है। तो मुझे यहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए लिख लो, मुझे 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल। फ्रेमिंग क्वेश्चन की आनी चाहिए समझ में, ताकि जब आप सॉल्यूशन करो तो कोई दिक्कत नहीं आए। प्रीवियस ईयर का जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, कोई नॉर्मल एबनॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाऊंगा, तो मैं करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग नॉर्मल और एबनॉर्मल के कॉलम में बनाऊंगा। आगे बढ़ो। रिमेनिंग जो गुड्स बचा, हमने पूरा नहीं बेचा, हमने केवल 55,080 का माल बेचा। और जो रिमेनिंग गुड्स था वो हमने ओरिजिनल कॉस्ट के 80% पर वैल्यूट कर लिया। ये लो, वो पॉइंट भी आ गया। उसने खुद बता दिया जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा एबनॉर्मल गुड्स का, उसे कॉस्ट के 80% पर ही लेना है। उसे कॉस्ट के 80% पर ही लेना है। टोटली जो प्रोडक्ट है ऑफलाइन वाला, ये 1,37,700 का है, उसमें से टोटल कॉस्ट है 55,080 का बेचा है। 1,37,700। उसमें से मैंने 55,080 की कॉस्ट का माल बेचा और उसे 11,080 के लॉस पर बेचा। अच्छा। तो मैं सेल वैल्यू निकाल सकता हूं। वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। अभी सिर्फ अपन पढ़ के ये आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा हूं मैं कि नॉर्मल एबनॉर्मल के कॉलम ट्रेडिंग में बनने हैं या मेमोरेंडम ट्रेडिंग में बनने हैं। फिर जब हम बनाएंगे तब उसका ट्रीटमेंट भी समझेंगे। आ जाओ। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट आपने पूरे गुड्स पर थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म रेट से कमाया है। सेल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक 123,800 दे रखी है। पॉलिसी का अमाउंट है 1250। आपको क्लेम अमाउंट निकालना है। मेरा ये पॉइंट हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन से ईयर में, यानी क्या मैं ट्रेडिंग अकाउंट को नॉर्मल एबनॉर्मल के कॉलम में बनाऊंगा या मैं मेमोरेंडम को नॉर्मल एबनॉर्मल के कॉलम में बनाऊंगा। बताओ, मेमोरेंडम को। क्या ये सबको क्लियर है क्या? हार्दिक, यस सर। लविशा, मयंक, मोहित, यस सर। सलोनी, यस सर। यस सर। रिया, यस सर। बिल्कुल क्लियर करो। कोई डाउट है आप वहीं रोक दो।
मैं चाहता हूं जब चैप्टर खत्म होना तो एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपरली होनी चाहिए, हमें हर तरह के क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर होना चाहिए। तो मुझे सिर्फ, मैं फिर रूल बता रहा हूं, मुझे या तो ट्रेडिंग को बनाना पड़ सकता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग को बनाना पड़ सकता है, इवन दोनों को भी बनाना पड़ सकता है, लेकिन कैसे ढूंढना है कि कहां पर सिंगल कॉलम बनेगा और कहां पर नॉर्मल एबनॉर्मल के अलग कॉलम बनेंगे, और ये डिसाइड होगा पुअर सेलिंग लाइन वाला गुड्स बेचा कब गया है, उस लाइन को पकड़ लो, बस बेचने की डेट पकड़ो और उस हिसाब से आप क्या बना लो, अपना ये रूल तैयार कर लो। तो अब मुझे ये पता लग गया कि प्रीवियस ईयर तो मेरा सिंपल बनेगा ताकि मैं जीपी रेट निकाल सकूं। तो आ जाओ, मैं पहली स्टेप करता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेट, $17.18। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ओपनिंग स्टॉक यानी 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 11,35,000। 11,35,000। फिर आपको इस साल की परचेजेस दी हुई है, परचेजेस लेस रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31st, तो लिख दीजिए टू परचेजेस। नेट ऑलरेडी उसने रिटर्न को माइनस करके दिया हुआ है 65,45,000। फिर आपको इसी पीरियड की सेल्स दी हुई है, सेल्स आपको दी हुई है 91 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 12,64,100। लेकिन इस स्टॉक में एक समस्या है, इसमें एक आइटम ऐसा है जिसको आपने कॉस्ट पर नहीं लिया हुआ है। याद है आपको, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 31 मार्च का जब आपने स्टॉक वैल्यूड किया तो आपने 45,900 को राइट ऑफ कर दिया। एड बैक कर दो वापस, क्योंकि कॉस्ट पर लाना जरूरी है। ये हम पढ़ चुके हैं कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, एक बार तो कॉस्ट पर लाना पड़ेगा। अभी नॉर्मल एबनॉर्मल करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। क्यों जरूरत नहीं है अभी? क्योंकि अभी ये बिका नहीं है। प्लस अमाउंट रिटर्न ऑफ, कितना अमाउंट मैं ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुका हूं 43,000 45,900। 5,900। तो बताओ इस स्टॉक की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी मेरे पास 12। सर ये लॉस ही माइनस किया था ना? बिल्कुल, बाकी तो मैंने बुक किया ही है ना। वो ये बोल रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट में से इतना राइट ऑफ कर दिया था मैंने, तो जितना मैंने माइनस किया था वो वापस ऐड कर दो ताकि आपके पास उसकी सही वैल्यू आ जाए। 13,10,000। 13,10,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट निकालो 91 लाख प्लस 13,10,000
-1135 और -654500 कितना आ गया? 27 लाख। ये मेरा जीपी आ जाएगा, तो मैं जीपी रेट निकाल सकता हूं। तो मेरी जीपी रेट आ गई 27,30,000 डिवाइडेड बाय 30%। बाय अज्यूमिंग सारा गुड्स नॉर्मल है। जानते हो मुझे अभी तो पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल भी है, वो तभी पता लगेगा जब वो बिकेगा। तो अभी तो मैंने ये माना कि मेरे पास जितना भी माल है मैं सबको 30% के प्रॉफिट पर बेचता हूं। तो मैंने सबसे पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर मैंने जीपी रेट निकाल ली। बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया? इसमें ये समझना है बस आपको, जो अमाउंट यस सर। मैंने राइट ऑफ किया है वापस एड बैक कर दो, मुझे उसे इमीडिएटली कॉस्ट पर लाना है, ताकि मैं ये निकाल सकूं कि ऑन एन एवरेज मेरी जीपी रेट क्या चलती है, कि मैं जब भी प्रोडक्ट बेचता हूं तो मैं उस पर कितना परसेंट कमाता हूं? 30% कमाता हूं। 30% जो है वो मेरी जीपी रेट है। बताइए क्लियर है? बिल्कुल